शार्विल, आदर्श, आस्था। बेटा आप सभी को अभी तक मॉड्यूल नहीं मिलेंगे अपने शीट्स? तो सब चैप्टर्स के नहीं मिले। जो चैप्टर हो चुके हैं जैसे आईटीसी और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनके भी नहीं मिलेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट के मिले और पीरियोडिक टेबल के भी। ठीक है, तो भाविका एक बार आप है ना, जिनको नहीं मिले हैं वो अपने संजय सर से बात करना और सेंटर पे जाके पिक करना अगर वो बोलते हैं तो। पहले उनको फोन करके जाना, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक आज हम देख रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं। ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैसे H2O में हमें अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। H2SO4 में अगर हमें सल्फर की परसेंटेज निकालनी तो सल्फर की परसेंट कैसे निकालेंगे? सल्फर का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। क्लियर है ना? तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड का। क्या फॉर्मूला होगा? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। सिंपल है, बोलो। नोट करो जल्दी। इससे क्वेश्चन काफी अच्छे बन सकते हैं, लेकिन हमें इसके फॉर्मूले से इसका लेवल नहीं पता करना है। इससे काफी अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसकी हेल्प से एडवांस के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। वो पूरा क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं होता है, बट अगर ये आप भूल गए हो कि कैसे क्या वो पूछना चाह रहा है तो नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन। लिखा सभी ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर। कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन में 3.2% सल्फर होता है। मिनिमम मोलर मास का मतलब ये है कि हमें सल्फर का मिनिमम एक ही मॉलिक्यूल लेना है। ऐसा नहीं है कि हम इसका अगर कुछ भी फॉर्मूला हो तो उसका मोलर मास एक्चुअल निकालना है, हमें उसका मिनिमम मोलर मास निकालना है। इसका मीनिंग क्या है कि उसमें सल्फर का एक एटम है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। 3.2% ये क्या है? हमारी सल्फर का परसेंटेज इक्वल टू, हमने मिनिमम निकालना है तो 1 इंटू 32 करेंगे तो ये सल्फर का मास हो गया, अपॉन टोटल मास। टोटल मास हमको निकालना ही है तो उसको मैंने m मान लिया, इंटू 100। ठीक है, तो जो मोलर मास आ जाएगा, मिनिमम मोलर मास इंसुलिन का, वो कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। समझ आया? मिनिमम का क्या मतलब है? तो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, सोचते हैं कि शायद मिसप्रिंट है कि इंसुलिन का फॉर्मूला ही नहीं दिया तो उसका मोलर मास कैसे निकालें। मिसप्रिंट नहीं है, हमें ये वाला कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन।
ठीक है, फॉर्मूला नहीं देगा वो। अ कंपाउंड यूज्ड इन मेकिंग rayon contains 43.8% oxygen by mass. If the molecular mass of the compound is 146, then calculate the number of oxygen atom in one molecule of the compound. ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करो, समझो किस तरह से लिंक कर सकते हो उस फॉर्मूले से, वो करके आंसर बताओ। वो बोल रहा है कि कंपाउंड का जो उसमें ना ऑक्सीजन का परसेंट 43.8% है, और उसका मोलिकुलर मास भी दे दिया कंपाउंड का। हमसे पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, कर सकते हैं क्या अपन? किसी को समझ आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है? हाँ या ना बोलो। देखो बेटा, थोड़ा सा है ना रेस्पॉन्स करना सीखो। अगर नहीं भी आता है तो ना बोल दो, मैं कोई जज तो ना करूंगा आपको, अभी आपकी स्टार्टिंग ही 11th की है ना। 43.8% ऑक्सीजन का है। जैसे अगर मैं बोलूं H2SO4 में ऑक्सीजन का परसेंट बताओ, तो मैं ऑक्सीजन का परसेंट कैसे निकालूंगा? 4 × 16 अपॉन इसका मोलर मास कंपाउंड का 98 × 100, ऐसे ही निकालूंगा ना। तो हमसे ये नंबर पूछ रहा है कि उस कंपाउंड में ये नंबर कितना है, तो मैंने उसको मान लिया है n। n × 16 अपॉन टोटल कंपाउंड का मास कितना है 146 × 100। क्या n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम? वही क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। बोलो, आया समझ में? Yes, sir. n क्या होगा 43.8 × 146 अपॉन 100 × 16। ठीक है, तो ये आना चाहिए 4 के लमसम, n = 4 आंसर आ जाएगा। मतलब उस कंपाउंड में अगर अप्रोक्स में भी आंसर आए ना, जैसे 3.9 आ जाए, 3.85 आ जाए, तो उसको अप्रोक्स 4 लेंगे। शायद ये तो पूरी तरह से कट रहा है, चेक कर लेना एक बार। 3.99 आता है। 3.9 ही आ रहा है ना, तो उसको Yes. अप्रोक्स 4 लेंगे मान, क्योंकि एटम फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते। 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, है ना। 3.9 एटम्स तो नहीं हो सकते ना। चलो एक और क्वेश्चन करो, समझना पहले क्वेश्चन को, रीड करना, फिर करने की कोशिश करना। हमेशा है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, मैथ तो होगी नहीं ना आपके, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में रफ बुक को पास में रखा करो, कि कम से कम पेन चला कर तो देखें। मन ही मन में आप सोचोगे, कोशिश ही नहीं करोगे उसको, तो नहीं होगा क्वेश्चन। कि कुछ भी लिखो, भले ही समझ नहीं आ रहा है तब भी एक दो लाइन तो लिखो, ये तो सोचो कि इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है क्वेश्चन में। अगर आपने गिवन लिख लिया ना, तो ये आपको हिट कर जाएगा कि अच्छा ये दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूले में रख के ये वैल्यू निकालनी। ठीक है, is 19.2 gram sample of sulfur vapor exert a pressure of 8 atm in a 0.821 liter close
vessel at 527 degrees Celsius. The molecular formula of the sulfur. Vapor phase. देखो मैं हिंट देता हूँ आपको क्या करना है। हमें ये क्या चीज है, ये क्या है, क्या ये प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है ना, ये Yes, sir. वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है ना, Yes. और ये क्या है, ये प्रेशर है ना। जब वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर दिया हुआ हो और वेपर्स की बात हो रही हो, गैस की बात हो रही हो, तो कौन सा फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन का। ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए, PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है बेटा, मोलर मास है क्या, ये मोलर मास नहीं है ना, गिवन मास है ना ये। 19.8 ग्राम सैंपल ऑफ सल्फर, मतलब एक गिवन मास है। मोलर मास निकाल सकते हैं क्या हम सल्फर का, सल्फर का हम एटॉमिक मास हमें याद है एक सल्फर का, लेकिन हमें ये उसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है, मतलब Sx की वैल्यू, x की वैल्यू बतानी है कि कितने सल्फर के एटम से मिलके वो मॉलिक्यूल बना होगा। समझे, तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, x इंटू 32, ऐसे ही निकालेंगे ना, बोलो। Yes, sir. यस। है ना, हमें प्रेशर दे रखा है ATM में, ये कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। वॉल्यूम दे रखा है लीटर में, ये कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास दे रखा है अपॉन मोलर मास, तो मोल्स अपॉन मोलर मास, तो मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास ये है, मोलर मास ये है, तो एक्स की वैल्यू जो हमें निकालनी, कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, आर की वैल्यू पता है, 0.0821, टेम्परेचर दे रखा है 527 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि आर की वैल्यू 0.0821 हम तब रख रहे हैं जब टेम्परेचर हमारा केल्विन में। ठीक है, तो 527 को केल्विन में कन्वर्ट करना। आया क्वेश्चन समझ में, क्या करना है, फिर यस। जितने नंबर हो एक्स की वैल्यू जो आएगी वही मॉलिक्यूल, जैसे एक्स आया 8, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। जैसे Cl2 होता है ना, Cl2 में ये 2 को हम x मान रहे हैं, H2 होता है, इस 2 को x मान रहे हैं। इस तरह से सल्फर कितने एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है इस क्वेश्चन में, वो निकालना है। समझ आया, करें क्या Yes. क्वेश्चन, देखो मैं यहाँ पे पहले वो लिख देता हूँ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये सब आपको करना चाहिए क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो 11th में। सबसे पहले वो क्वेश्चन में समझो कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, तो हमें प्रेशर दे रखा है 8 atm, वॉल्यूम दे रखा है 0.821 लीटर, है ना, टेम्परेचर दे रखा है 527 डिग्री सेल्सियस, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 527 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 800 केल्विन के बराबर। क्लियर, गिवन मास दे रखा है, GM लिख रहा हूं मैं गिवन मास को 19.8 का, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखते हैं। प्रेशर कितना था, प्रेशर था 8 atm, इनटू वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था 0.821, एन क्या है 19.2 अपॉन मोलर मास, मोलर मास को हम लिखेंगे x इंटू 32, ये हो गया n मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, फिर R हमें पता है ये 0.0821 और टेम्परेचर पता है 800, राइट, x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम।
19.2 into 0.0821 into 800 upon 8 into 0.821 into 32। सोल्व कर सकते हैं, सिंपली कट हो रहे हैं सारी चीजें, है ना। इसको जब सोल्व करोगे तो 6 आंसर आएगा, मतलब वो जो मॉलिक्यूल है उसमें आंसर 6 नहीं होगा, वहां पे आंसर होगा S6। क्लियर, ये फॉर्मूला होगा उस मॉलिक्यूल का। समझे क्वेश्चन क्या था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज, ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं C6H12O6, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इसी फॉर्मूले को ऐसा लिख दूं CH2O, तो ये उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। दोनों में डिफरेंस समझे क्या है? हमने क्या लिया, उसका मिनिमम पॉसिबल फॉर्मूला लिख दिया। मतलब मैंने अगर इसको 6 से डिवाइड कर दिया, 6 एलसीएम लेके हटा दिए, 6 कॉमन लेके हटा दिया, तो CH2O6O आएगा। तो ये उसका क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। समझे क्या डिफरेंस है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में? Yes. नोट किया आपने? Yes, sir. Yes, sir. देखो, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला n n होता है, का n टाइम्स होता है। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? n की वैल्यू निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जैसे यहाँ पर C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, C6, अब मैं इसका अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखूं तो CH2O, यही होगा ना। तो इसका जो ये क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इसके मास को कैलकुलेट करना है। तो 12 + 2 + 16 कितना होगा ये? 30। तो ये आ जाएगा 30। तो मैं मुझसे अगर n की वैल्यू पूछे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180/30, ये आ जाएगा 6। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O का 6 टाइम्स था। इसको मैं अगर निकालूंगा तो C6, Sir, So, we can't hear you. एक मिनट रुकना बेटा, आईपैड डिस्कनेक्ट हो गया। अब तो आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes.
स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. ये जब मैंने पूरा समझाया तब आवाज जा चुकी थी कि समझाना है ये? आवाज नहीं आ रही थी क्या जब मैंने समझाया था? No, sir. देखो मैं वापस से समझा देता हूँ, पूरा एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मैं mf लिख रहा हूँ, ये इक्वल टू होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स के बराबर। ये जो n है ना, इसकी वैल्यू कैसे आती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, जैसे अभी मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा था C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 180। इसी का मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा था CH2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 30। तो मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक मिनट रुकना, n की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं? 180 अपॉन 30 कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू 6। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 30, वो आ जाएगी 6। मतलब अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता है और n पता है तो मैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कर सकता हूँ। कैसे? एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे इसका था CH2O, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एटम्स को, तो ये क्या हो जाएगा? C6H12O6। मतलब हमें क्या करना है, अगर हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है तो हम पहले उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद n निकालेंगे, क्योंकि अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है ना तो क्वेश्चन में उसका मॉलिक्यूलर मास भी देगा हमें। ठीक है, तो आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, n की वैल्यू निकाल ली, तो आप सिंपली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल पाओगे। समझ आया? Yes, sir. क्वेश्चन करके Yes, देखें। sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन लिखो। ये लिखा आपने? ये पेज चेंज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखना है हमें, व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड if 2.74 gram metal oxide contains 1.53 gram of metal। वेनेडियम का मोलर मास दे रखा है 51। अब समझना बेटा इस क्वेश्चन को। देखो वेनेडियम ऑक्साइड में हमारा मेटल कौन है? वेनेडियम में। इसका मास कितना दे रखा है? मेटल ऑक्साइड कंटेंस 1.53 ग्राम, मतलब वेनेडियम दे रखा है कितना? 1.53 ग्राम। अब मेटल ऑक्साइड में मेटल 1.53 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 2.74 माइनस 1.53, इतना ही होगा ना? Yes, बोलो। sir. ये पूरे कंपाउंड का मास है, उसमें से मेटल मेटल का इतना है, तो बाकी का ऑक्सीजन का ही होगा, तो ये ऑक्सीजन का आ जाएगा 1.21 ग्राम। समझ आया? अब हमने मास निकाल लिया, मास से क्या मोल्स निकाल सकते हैं हम? मोल्स कैसे निकालेंगे? ये हमारा गिवन मास है, गिवन मास अपॉन मोलर मास 1.53 अपॉन 51 और 1.21 अपॉन 16 निकाल सकते हैं ना? Yes, ये sir. आ जाएगा 0.03 और ये आ जाएगा 0.075, सॉरी 0.075। समझे? इतना कर सकते हैं ना? अब हमें मोल का रेशियो लेना है, जैसे वहां पे हमने लिया था ना, हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लॉ पढ़ा था कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही वो कंबाइन होते हैं।
पढ़ा था ना, तो वो रेशियो लेना है हमें, अप्रोक्स रेशियो होना चाहिए। तो रेशियो कैसे लूंगा मैं, इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर 0.03 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 0.03 से ही डिवाइड करूंगा, कर सकता हूँ। तो ये तो आ जाएगा 1 के बराबर, और ये लमसम आएगा 2.5 के बराबर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब रेशियो क्या आ रहा है, 1:2.5। तो ऑक्सीजन के 2.5 एटम तो नहीं हो सकते, तो इस रेशियो को हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेना पड़ेगा। तो रेशियो क्या आएगा, 2:5 का। तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा V2O5। समझ आया? Yes, हमें sir. सिंपली पहले क्या पता करना है कि मास कितना दे रखा है हर एलिमेंट का जो कंपाउंड में प्रेजेंट है। उन मास से उनके मोल्स निकाल लेंगे, फिर मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के लिए हम दोनों में से किसी भी एक वैल्यू से कट कर देंगे, ताकि सिंपलेस्ट 1 आ जाए हमारा। एक का तो 1 है, दूसरे को फिर हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2.5 की जगह 3 आता, अप्रोक्स 3 आता, तो हम क्या करते हैं, 1:3 का रेशियो लेते हैं। फिर क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला, VO3 फॉर्मूला हो जाता है। समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कंटेन्स 80% कार्बन, द वेपर डेंसिटी of the compound is 30. The molecular mass या the molecular formula of the compound will be। अब इस क्वेश्चन को समझो, काफी इजी है। हमसे इसमें पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। मतलब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है, n भी निकालना है। n को कैसे निकालेंगे हम, n को निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो दे नहीं रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, बोलो? नहीं दे रखा है, लेकिन वेपर डेंसिटी तो दे रखी है ना। वेपर डेंसिटी क्या होती है, 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मतलब 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 30 इंटू 2। तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास निकाल के क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। एन निकाल लिया तो डायरेक्ट हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो पहला काम क्या हमारा, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। हाइड्रोकार्बन है CXHY में लिख देता हूँ। इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कार्बन कितना है 80%, तो हाइड्रोजन कितना होगा 20%। मैं परसेंट ना लेके इसको 100 से कंपेयर कर लेता हूँ। मतलब 80 ग्राम हमारा कार्बन है, तो 20 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है। मोल कैसे निकाल लेंगे हम, मोल निकाल लेंगे 80 बाई मोलर मास ऑफ कार्बन, और यहाँ पे 20 बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये आएगा 4 से कट कर दूं मैं इसको, 4 से ये कट हो जाएगा 20/3 टाइम्स, और ये 20 टाइम्स। तो यहाँ पर मोल आ रहा है 20/3 और यहाँ पर आ रहा है 20। डिवाइड बाई 20 कर दूं, बोलो? डिवाइड बाई 20 कर दूं दोनों को,
सिंपलेस्ट रेशियो लेना है तो किसी एक को डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसमें डिवाइड बाई 20 करूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो क्या रेशियो आ रहा है 1/3:1, ये क्या रेशियो है 1:3 का रेशियो है। बोलो समझे। Yes. Yes, sir. तो हमें सबसे पहले मोल्स निकालने हैं, मोल्स Yes. क्या, फिर सिंपलेस्ट रेशियो लेना है, सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया तो फिर इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है CH3। ये कौन सा फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, समझे। बोलो। Yes, sir. अब n की वैल्यू निकाल लेंगे, n कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास होना चाहिए, मोलिकुलर मास नहीं है हमारे पास तो वेपर डेंसिटी है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो यहाँ से दिख रहा है कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का, तो ये 15, तो 2 इंटू 30 ये हो जाएगा 60/15, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, समझ रहे हो। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला का होल ब्रैकेट n, n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये CH3 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4H12, समझे, ये आंसर हो जाएगा। Yes, sir. एक और बार पूरा बताऊं क्या किया है मैंने, हमें Yes, sir. बोल रखा है हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, कार्बन का 80% दे रखा है तो हाइड्रोजन कितना होगा 20%, मैंने इसको 80 ग्राम मान लिया, इसको 20 ग्राम मान लिया, कर सकते हैं ऐसा। फिर Yes. सिंपली हमें मोल ही निकालने होते हैं, यहाँ पे भी देखो हमने गिवन मास से मोल ही निकाले थे, मोल का सिंपलेस्ट रेशियो लिया था, तो यहाँ भी हमने मोल ही निकाले, तो ये 20/3 मोल्स आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो लेने के लिए मुझे किसी एक नंबर से डिवाइड करना है, तो मैं क्यों ना वो ही नंबर लूं जिससे कोई ना कोई एक वैल्यू 1 हो जाए, तो मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का, और ये क्या हो जाएगा 1/3, तो ये रेशियो क्या आएगा 1/3 का, 1:3 का रेशियो आ गया, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, कितना है ये 15, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया तो हम n निकाल लेंगे, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4, समझ रहे हो। मोलिकुलर फॉर्मूला में ये रखकर फिर हम डायरेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, सिंपल है ना। Yes, sir. Yes, नोट sir. करो, ये नोट किया था इधर वाला फर्स्ट पेज, Yes. ये नोट करो। Done, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री होती क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेंगे हम, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारी रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, तो पहली बात तो जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं वो बैलेंस होनी चाहिए स्टोइकियोमेट्री अगर हमें अप्लाई करनी है। ये वाले जो आगे नंबर लिखे होते हैं ना, ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है तो मैं यहाँ पे 1 मानूंगा, और इसको ये 2 लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होते हैं, क्या होते हैं ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ये हमें काफी सारी नॉलेज देते हैं, काफी सारा डेटा हमें देते हैं। जैसे मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 2 मोल बनाता है, बोल सकता हूँ ऐसा कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, है ना। इस तरह से इसको रीड करते हैं। तो मुझसे अगर वो पूछ ले कि इसका 5 मोल कितना अमोनिया बनाएगा, तो हम सिंपली निकाल सकते हैं कि 3 मोल H2 बना रहा था 2 मोल अमोनिया, तो 1 मोल कितना बनाएगा 2/3, 5 मोल कितना बनाएगा 2/3 इंटू 5, निकाल सकते हैं ना ऐसे, Yes. है ना। वो मुझसे पूछ ले कि 3 मोल इतना बनाता है
3 मोल H2 की हेल्प से हम 2 मोल अमोनिया बना सकते हैं। तो मुझे बताओ 30 मोल कितना बनाएगा। तो देखो 3 मोल 2 मोल बना रहा था, तो 1 मोल कितना बनाएगा 2/3। तो 30 मोल कितना बनाएगा 2/3 इंटू 30। तो ये आ जाएगा कितना 20 मोल। तो इस तरह से स्टोइकियोमेट्री के सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमें करने। अब जैसे इसको स्टोइकियोमेट्री को है ना मैं ग्राम्स में भी रीड कर सकता हूँ। कैसे करूंगा देखो, मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बनाती है। बोल सकता हूँ, बोलो। Yes, sir. कैसे निकाला मैंने 28 ग्राम, ये 14 इंटू 2 28 ग्राम हो गया। यहाँ पे 2 ग्राम तो हाइड्रोजन का मास था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 ग्राम हो गया। और ये अमोनिया का 17 ग्राम था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 ग्राम हो गया। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि मुझे बताओ कि इसका 56 ग्राम नाइट्रोजन इसका कितना ग्राम बनाएगी। तो मैं क्या करूंगा 56 ग्राम से मोल्स निकाल लूंगा। मुझे कुछ भी डेटा दे, वो वॉल्यूम दे दे, एटम्स दे दे, मॉलिक्यूल दे दे, मोल्स दे दे, मुझे तो सब में मोल्स में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने 56 ग्राम यहाँ पे लिखा, ये क्या हो गया इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास करके इसके 2 मोल आ जाएंगे। अब इसका 1 मोल इसके 2 मोल बना रहा था, तो इसके 2 मोल इसके कितने बनाएगा 4 मोल बनाएगा ना, Yes. बोलो। Yes, sir. अब हमने इसके मोल्स निकाल लिए तो इसका मास भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मोल्स इनटू मोलर मास। NH3 का मोलर मास कितना है 17, तो ये इसका मास आ जाएगा। तो कुछ भी हमें डेटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट का डेटा पूछ सकता है, रिएक्टेंट का भी डेटा पूछ सकता है। मुझसे ये पूछ ले वो कि मुझे बताओ 68 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितना मास N2 का चाहिए। 68 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितना मास N2 का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके मोल्स निकाल लूंगा 68 अपॉन 17। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आ जाएगा 4। अब देखो इसके मोल्स मैंने निकाल लिया। अब मुझे पता है कि 2 मोल NH3 बनता था 1 मोल 1 मोल N2 से। तो 1 मोल NH3 कब बनेगा 1/2 मोल ऑफ N2 से। क्लियर। तो बताओ 4 मोल कब बनेगा 1/2 इंटू 4 से। तो ये आ जाएगा 2 मोल ऑफ N2 आ जाएगा। लेकिन मुझसे तो इसका मास पूछा है, ये तो क्या है मोल है। तो 2 मोल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से। क्या होता है मोलर मास 28, तो मास आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 56 ग्राम आ जाएगा। समझ आया। Yes, sir. Yes, मतलब sir. वो चाहे प्रोडक्ट का डेटा दे या रिएक्टेंट का डेटा दे, वो कुछ भी पूछ सकता है हमसे रिएक्शन में। वो ये पूछ सकता है कि अभी देखो हमारा ये 28 ग्राम रिएक्ट कर रहा था 6 ग्राम से, तो बताओ कि 112 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, इसका डेटा पूछा है हमसे। तो अरे यार 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट कर रहा था, तो मैं डायरेक्ट ऐसा कर सकता हूँ ना, 28 ग्राम 6 से कर रहा है तो 1 ग्राम कितने से करेगा 6/28 से। 112 ग्राम किससे करेगा 6/28 इंटू 112, तो ये कट हो जाएगा 4, मतलब 24 ग्राम से। बोलो। कैलकुलेशन से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उतना ही ज्यादा आपको ये टॉपिक इजी लगने लगेगा। समझ आ रहा है क्या है ये टॉपिक। Yes, sir. Yes, sir. चलो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं, है ना। पहले थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो स्टोइकियोमेट्री की। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री। लिखना क्वांटिटेटिव एनालिसिस quantitative analysis of amount of reactants and products in chemical reaction.
स्वामी, स्वामी, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, sir, you are audible. Sir, you are audible. स्वामी, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुमसे, स्वामी। लिख लिया ये? डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? कैलकुलेशन देखना। अब ये ना किसी भी तरह की स्टोइकियोमेट्री हो सकती है, मोल मोल भी हो सकती है, मास मोल भी हो सकती है, मतलब वो हमको मास देते और मोल पूछ ले प्रोडक्ट के, है ना? मास और वॉल्यूम भी हो सकती है, मास दे दे वॉल्यूम पूछ ले प्रोडक्ट का, है ना? मोल और वॉल्यूम भी हो सकती है, मोल दे दे वॉल्यूम पूछ ले प्रोडक्ट का, या फिर प्रोडक्ट का वॉल्यूम दे दे रिएक्टेंट का मोल पूछ ले। किसी भी तरह की हो सकती है, वॉल्यूम वॉल्यूम भी हो सकती है। तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, हम तो सारी स्टोइकियोमेट्री को कैसे डील करेंगे? मोल से डील करेंगे। हमें कुछ भी दे दे, वो मास दे दे, वॉल्यूम दे दे, नंबर ऑफ एटम्स दे दे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दे, कुछ भी दे दे, हम तो उसका क्या निकाल लेंगे? मोल्स निकाल लेंगे, और मोल मोल से डील करेंगे। समझ आया कैसे क्या करना है? यस सर। है ना? Yes, अब sir. जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि ये हमें रिएक्शन दे रखी है, हेबर प्रोसेस बोलते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है? मुझे पूछा है कि इसका 2.5 मोल हमें दिया हुआ है N2। मुझे वॉल्यूम बताना है, किसका वॉल्यूम एट STP ऑफ NH3। NH3 का वॉल्यूम बताना है। कैसे निकालेंगे? देखो, सिंपली हमें मोल्स दे रखे हैं N2 के, है ना? अब देखो, इसका 1 मोल अमोनिया के कितने मोल बनाता है? 2 अमोनिया बनाता है। तो इसके 2.5 मोल कितना बनाएगा? 2 × 2.5 मतलब 5 मोल अमोनिया बनाएगा, बनाएगा ना? कर सकते हो रीड? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो ये क्या आ गए? मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए। बताओ मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 5 जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, इनटू 22.4, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा किसका? NH3 का। कर लोगे? इजी है ना? ये आ जाएगा 112 लीटर। इजी है? Yes. Yes, sir. नोट करो। Done, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम। बेटा इसमें ना हमें रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। स्टोइकियोमेट्री की एक ही लिमिटेशन है कि हमें रिएक्शन लिखकर उसको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे एक रिएक्शन है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस obtained on heating 10 ग्राम CaCO3। देखो क्वेश्चन में पूरी रिएक्शन दी हुई है, हमें समझना है बस। हम हीट किसको कर रहे हैं? CaCO3 को। CaCO3 को जब हीट करते हैं तो एक प्रोडक्ट तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO बनेगा। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ये वाली तो। जब भी हम कार्बोनेट्स को हम डिसोसिएट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट होते हैं।
इसका देखो, इसका गिवन मास दे रखा है हमें 10 ग्राम और हमका इसका वॉल्यूम पूछा हुआ है, नहीं मास पूछा हुआ है, मास पूछा हुआ है, इसका मतलब गिवन मास इसका पूछा हुआ है CO2 का। अब देखो इसको क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूँ इसके, 10 अपॉन इसका मोलर मास जो कि 100 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मोल। अब देखो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनाता है, तो इसका 0.1 मोल, इसका भी 0.1 मोल ही बनाएगा ना, बोलो Yes. Yes. Yes, sir. है ना। तो ये क्या आ गए, ये आ गए मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 आ गए हैं 0.1 मोल। तो मास ऑफ CO2 निकाल सकते हैं क्या हम, 0.1 इंटू मोलर मास, मोलर मास क्या होता है CO2 का 44, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4.4 ग्राम। कर सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। एक क्वेश्चन देखना, इसके बाद नोट करने के बाद कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है मास ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस्ड, दूसरा इसमें वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस obtained on heating 16.8 ग्राम NaHCO3। ये पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करो, फिर इसको करने की कोशिश करते हैं अपन। किया नोट? Yes. 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 Yes, sir. अब देखो यहाँ पर हीट किसको कर रहे हैं हम, NaCO3 को, ये बाइकार्बोनेट है, तो ये क्या बनाएगा, पहले तो सबसे पहले इसमें इसकी लिमिटेशन यही है कि इसकी रिएक्शन लिखनी चाहिए। अगर रिएक्शन लिखना हमें आ गई तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। रिएक्शन अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं, उसको बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है क्या कंपाउंड बनने वाले हैं, तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उसका भी मैं एक अल्टरनेटिव आपको इसके बाद वाले टॉपिक में बताऊंगा कि अगर हम किसी रिएक्शन को लिख नहीं पाते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, उसका भी अल्टरनेटिव है। लेकिन अगर आप रिएक्शन लिख पाते हो, जैसे NaCO3 को आप जब गर्म करोगे तो बनेगा Na2CO3 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो मास ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस, मतलब ये प्रोडक्ट की साइड बन रहा है ना। और वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस ऑब्टेन, मतलब ये भी CO2 भी प्रोडक्ट की साइड बन रहा है। एक और क्या चीज बच रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन बच रहा है और ऑक्सीजन भी बच रहा होगा, तो H2O भी बन रहा होगा। बैलेंस करके देख लो, क्योंकि अकेली हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी नहीं, वाटर ही निकलेगा। बैलेंस करके देख लो, बैलेंस हो जाएगी क्या, बिल्कुल बैलेंस हो गई है। अब देखो हो गई है क्या बैलेंस, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब देखो इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, इसका भी 1 मोल बनाता है और इसका भी 1 मोल बनाता है, इन दोनों से ही मतलब है हमें। तो इसके अगर मैं मोल्स निकाल लूं तो मैं इन दोनों के मोल्स इजीली निकाल लूंगा। मोल्स कैसे निकालूंगा, गिवन मास दे रखा है हमें कितना 16.8 ग्राम, मोलर मास में इसका पता कर ही सकता हूँ, तो मुझे मोल्स आ जाएंगे। मोल्स कैसे आ जाएंगे, 16.8 डिवाइड बाई मोलर मास। NaCO3 का मोलर मास होता है 84। सभी को कैलकुलेट करना आता है ना मोलर मास, तो अब तक तो हो गई है ना प्रैक्टिस, 2 बार ITC पढ़ लिया हमने। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ जाएगा 0.2 मोल। अब बताओ इसका 2 मोल, इसका 1 मोल बना रहा था, इसका भी 1 मोल बना रहा था, तो इसका 0.2 मोल इसका कितना बनाएगा 0.1 मोल और इसका भी 0.1 मोल।
क्लियर है? मतलब मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या आया? मोल्स ऑफ Na2CO3 आया है हमारा 0.1 मोल। अब मोल्स आ गए हैं तो मास हम निकाल ही सकते हैं। मास ऑफ Na2CO3 कैसे निकालेंगे? मोल इंटू मोलर मास। तो 0.1 इंटू मोलर मास इसका होता है 106, तो ये आ जाएगा 10.6 ग्राम। तो ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा आंसर हमारे पास मोल्स ऑफ CO2 भी पता है। मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं? 1 मोल। हमें वॉल्यूम बताना है 0.1 मोल, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ CO2 बताना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं मोल से? 0.1 इंटू 22.4, तो ये आ जाएगा हमारा 2.24 लीटर। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। बोलो कर सकते हैं? वीडियो ऑन कर लो बच्चों, Yes, सब वीडियो ऑफ कर लिए सभी ने। कर सकते हैं ना? इजी है। बस इसकी एक लिमिटेशन है कि हमें इतनी, क्योंकि 12th तक जब आप जेई मेन जेई एडवांस देने वाले होंगे ना, इतनी सारी रिएक्शन लिख लिख के याद हो जाएगी आपको कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी स्टार्टिंग में भी आप जब एक्सरसाइज सोल्व करोगे ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको रिएक्शंस याद होने लग जाएंगे। तो जब आपके एग्जाम्स होंगे, शायद 11th का एग्जाम हो या 2-3 महीने बाद जब एग्जाम होंगे इसी चैप्टर के, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी अभी आएगी। रिएक्शंस की होगी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, कर दो इरेज। yes, Yes, sir. चलो अब देखते हैं कंबशन रिएक्शंस को। कंबशन का मतलब होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करना। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन को बर्न करना। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, CXH3। अब भाई ये हाइड्रोकार्बन है, इसको बर्न करूंगा तो हमेशा कोई भी चीज बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। तो मैं लिखूंगा CXH5 प्लस O2 प्लस, हमेशा जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होगा ना तो CO2 एंड H2O प्रोड्यूस करेगा। अब इसको बैलेंस करना हमें सीखना है। CO2 उतनी ही प्रोड्यूस होगी जितने कार्बन के एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन के X एटम है तो X CO2 बनेगा। H2O उतना प्रोड्यूस होगा जितने हाइड्रोजन के एटम है उनका आधा। यहाँ पे हाइड्रोजन के Y एटम है तो Y/2 H2O प्रोड्यूस होगा। अब यहीं पर हमारे प्रोडक्ट साइड ही ऑक्सीजन है, इनकी हेल्प से हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। जैसे मैं एक रिएक्शन बताता हूँ। जैसे मुझे बैलेंस करना है C4H10 को, तो C4H10 प्लस क्या किया मैंने? O2 कर दिया। प्रोड्यूस क्या होने वाला है? CO2 प्लस H2O। बताओ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा जितने कार्बन के एटम में? 4 है ना, तो यहाँ पे 4 CO2 लिख दिया। वाटर कितना बनेगा? जितने हाइड्रोजन के एटम है उसका आधा, तो 5 मैंने H2O लिख दिया। अब ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 8 है, और यहाँ पर कितने? 5। मतलब टोटल कितने हो गए? 13 है प्रोडक्ट साइड में, इधर भी 13 होने चाहिए। तो मैं ऐसे कौन से नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगे 13 आ जाए? बताओ। 6.5 को कर दूं? 6.5 को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 13/2? तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. yes, अगर sir. हाइड्रोकार्बन की जगह इसका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए, जैसे CXHYOZ आ जाए, OZ, तो इसको भी हमें बैलेंस उसी तरह से करना है। इसमें भी हमेशा CO2 ही बनेगा और H2O ही बनेगा। CO2 कितना बनेगा? जितने कार्बन के एटम है। H2O कितना बनेगा? जितने हाइड्रोजन के एटम है उसके आधा। और फिर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ग्लूकोज को बैलेंस करूं तो C6H12O6 प्लस O2, है ना। CO2 कितना बनेगा बताओ? Yes, sir. 6 बनेगा ना बेटा, 6, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 6 एटम थे। ठीक है। H2O कितना बनेगा? H2O हाइड्रोजन के 12 है, तो 12 का आधा 6। 6. अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है और यहाँ पर 6 है। 6 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब 12 हमें इसमें लाने। ऐसे कौन से नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाए 6 से?
तो ये बैलेंस हो गया। किसी भी कंबशन रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे अब इजीली। हमें पता है प्रोडक्ट क्या बनना है और कैसे बनना है, बैलेंस कैसे करना है हम ये सीख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन करें आप। Yes. Yes, sir. ये नोट किया, 1 minute. Done. Yes, sir. नोट करो जल्दी। ये ओ जेड है बेटा, 2 मत समझना इसको। बच्चों तुम्हारे एग्जाम है क्या स्कूल में? मुझे मैसेज आया है किसी का, किसी के एग्जाम चल रहे हैं क्या स्कूल में? No, sir. किसके चल रहे हैं? मैट्रिक्स स्कूल के बच्चे कौन है? मैट्रिक्स मैट्रिक्स का शिंजल आप हो बेटा? कौन सा चैप्टर आ रहा है स्कूल में? सर हमारे एग्जाम 20 से स्टार्ट होंगे। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री में? फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड नाइन्थ। 5 चैप्टर आ रहे हैं इतनी जल्दी? मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, है ना ये सब? हाँ सर। बेटा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, मेरा नंबर है आपके पास। जो भी बच्चे को स्कूल में भी प्रॉब्लम आए कि कोई सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो मुझे फोन करो, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, उसी टाइम समझा दूंगा। ठीक है, स्कूल में भी कोई 4 चैप्टर कौन सा है बेटा स्कूल में? सर वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी कोई दिक्कत है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो स्कूल में तो मुझे बताना, मैं डाउट क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके सर। सर वो हाइड्रोजन का भी एक चैप्टर है। हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक का? हाँ वो भी पढ़ा दूंगा बेटा। कोई भी दिक्कत आए ना तो मुझे भेजना कि ये वाला टॉपिक पढ़ना है सर, मुझे बताना। अगर डाउट क्लास में टाइम नहीं मिला तो मैं अलग से क्लास लेके पढ़ा दूंगा। मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, स्कूल में भी कोई अगर दिक्कत आ रही है कि ये वाला चैप्टर स्कूल में आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे हम डीप में पढ़ते हैं, काफी टाइम लगता है एक चैप्टर को पढ़ने में, तो आप स्कूल से रिलेटेड क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं कंबशन रिएक्शन के ऊपर। फॉर द कंप्लीट combustion of 3 gram ethane, the volume of CO2 gas obtained at STP will be। ये क्वेश्चन है, हमें क्या बोल रहा है? कंबशन करवाना है किसका? इथेन का। तो इथेन का फॉर्मूला आपने लिखना सीखा होगा 10th क्लास में। इथेन क्या होता है? C2H6, अल्केन है एक तरह का। हाइड्रोजन कार्बन के एटम से दुगने से 2 ज्यादा होंगे। ठीक है, इथेन मतलब कार्बन के 2 एटम लिख सकते हैं ना, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इनका फॉर्मूला तो सिंपली। अब इसकी हमें कंबशन रिएक्शन लिखनी है और उसको बैलेंस करनी है। बताओ CO2 कितना बनेगा? 2 बन जाएगा CO2 प्लस H2O कितना बनेगा? H2O 3 बन जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस वैसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑक्सीजन पूछा नहीं गया, फिर भी कर लेते हैं हम, प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 7/2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गई बैलेंस। अब मुझे पता है कि इसका 1 मोल CO2 का कितने मोल बना रहा है? 2 मोल बना रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। है ना? तो मैं इसके C2H6 के मोल्स निकाल लूं। C2H6 के मोल्स कैसे निकालूंगा? मोल्स C2H6 के मोल्स ऑफ CO2
C2H6 क्या होंगे 3 इंटू इसका मोलर मास, C2H6 का मोलर मास कितना आएगा 30, तो 0.1 मोल आ जाएगा। अब इसका 1 मोल इसके 2 मोल बना रहा था, तो इसका 0.1 मोल इसके कितने मोल बनाएगा, 0.2 मोल बना देगा ना, कर सकते हैं ना। Yes. तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आया, मोल्स ऑफ CO2 आ गए 0.2 मोल। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं सिंपली, वॉल्यूम क्या होगा 0.2 इंटू 22.4, क्योंकि एसटीपी कंडीशन दे रखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4.48 लीटर आंसर। सिंपल है। बोलो। यस Yes, sir. Yes, sir. बट बेटा ये जो हमने स्टोइकियोमेट्री जो टॉपिक पढ़ा है ना, इसमें हमें रिएक्शन लिखना आना चाहिए, वो बैलेंस करना आना चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो हमें एक रिएक्टेंट बताते हैं और एक प्रोडक्ट बताते हैं। वो ऐसा नहीं बताते कि वो रिएक्टेंट ने किस दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके वो वाला प्रोडक्ट बनाया। तो इतना तो हमें दिमाग नहीं लगाना है कि हम सोचें कि ये वाला प्रोडक्ट बना कैसे होगा, क्या रिएक्शन होगी, फिर हम वो बनाए। तो ऐसे टाइम पे हमारे लिए दूसरा टॉपिक काम में आने वाला है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। वो उन वाले क्वेश्चंस में काम आएगा जिसमें हम रिएक्शन नहीं लिख पा रहे हैं, हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है, और हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम रिएक्शन लिखने गए तो हमारे 5 से 10 मिनट खर्च हो जाएंगे। तो फिर हम कौन सा टॉपिक लगाएंगे जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ये नोट कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जो टॉपिक है इसको बोलते हैं POSC। क्या बोलते हैं POSC, इसकी फुल फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है हमारी C2H6 की प्लस O2 की, ये बना रही है CO2 प्लस H2। तो पहली चीज POSC में हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। किसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन को। तो पहला चीज तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसको बैलेंस नहीं करेंगे, हम इसको अनबैलेंस्ड ही रखेंगे। ठीक है, चलो इसका मैं प्रिंसिपल बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस द नंबर ऑफ, फिर मैं अप्लाई करना भी बताऊंगा, पहले ये थोड़ी सी थ्योरी ध्यान में रखो। द नंबर ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट always remains conserved during a reaction। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन के 2 एटम है ना, तो प्रोडक्ट में भी 2 ही एटम होंगे। कार्बन के 2 एटम है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन के 2 ही एटम होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 2 एटम की रिएक्शन करवाई और वहां पे जाके 10 एटम बन गए, ऐसा नहीं है। पूरी रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर एटम के जो पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम है वो कंजर्व्ड है, सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये इसका प्रिंसिपल है। कैसे हेल्प करेगा ये, सबसे पहले मैं एक नोट बना के लिखा देता हूँ। डू नॉट कंसीडर stoichiometry coefficient while applying POSC। जब हम POSC अप्लाई करेंगे ना तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या, जो इनकी बैलेंसिंग में आगे नंबर लिखते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करने वाले। इसलिए मैंने बोला था कि ये रिएक्शन जो हमने लिखी है इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन में मैं H2O को लिखूं भी ना तो भी हमारा काम चल जाएगा, O2 को भी नहीं लिखूं तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये तब काम में आने वाली है जब हमें रिएक्शन लिखना नहीं आ रही है तब। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तब।
ठीक है, समझे कब करना है अप्लाई? Yes, sir. चलो अब मैं अप्लाई करना सिखाता हूँ पीओएससी को। अप्लाइंग पीओएससी। सबसे पहले मैं पीओएससी लगा रहा हूँ, पीओएससी फॉर कार्बन। किसके लिए लगा रहा हूँ? पीओएससी फॉर कार्बन। अब हमें पूरी रिएक्शन में देखना है कि कार्बन किस किस कंपाउंड में। कार्बन एक तो इसमें है और एक इसमें, राइट? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे कार्बन कितने? 2 है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 2 into moles of C2H6 इक्वल टू, यहाँ पे कार्बन कितने? 1 है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 into moles of CO2। जैसे अब यहाँ पे ये पीओएससी फॉर कार्बन कब अप्लाई करना था? हमें इसके मोल्स निकाल लिए हमने, क्योंकि इसका गिवन मास दिया हुआ था। तो हम पीओएससी फॉर कार्बन लगा के इस इक्वेशन में वो मोल्स रख के सिंपली मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि इसके 5 मोल हमें दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा 2 into 5 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। तो CO2 की कितने मोल्स आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। समझ आया? अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब अच्छे से समझ आएगा, पहले अप्लाई करना सीख लो। अभी मैंने कार्बन के लिए अप्लाई किया है, चलो अब हम हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करके देखते हैं। ये नोट किया आपने? हाइड्रोजन के अप्लाई में सेकंड पेज पे करूंगा, नोट किया है ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ POSC फॉर कार्बन फॉर हाइड्रोजन। अब हमारी रिएक्शन है ये। अब इसमें हाइड्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है देखो। हाइड्रोजन एक तो इसमें प्रेजेंट है और एक इसमें प्रेजेंट है, और कहीं प्रेजेंट है क्या? बोलो, नहीं है ना? तो मैं पीओएससी कैसे लगाऊंगा? पीओएससी लगाऊंगा मैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, तो 6 into मोल्स ऑफ C2H6 इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में कहां पर है हाइड्रोजन? यहाँ पर 2 into मोल्स ऑफ H2। जैसे हमें इसके मोल्स दिए हुए थे, हमसे पूछ लेता वो H2O के मोल्स बताओ, तो हम POSC फॉर हाइड्रोजन यूज करते। समझे? समझे Yes. कैसे अप्लाई करना है? ये समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन में पूरा समझ आ जाएगा। अप्लाई करना है तो समझ रहे हो ना कैसे अप्लाई करना है? Yes, sir. अब मैं एक और चीज बताता हूँ कि अगर मैं ऑक्सीजन पे अप्लाई करूँ तो ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन तो हमें दो में दिख रहा है। प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड तो इधर ही है, लेकिन प्रोडक्ट साइड CO2 में भी है, H2O में भी है। अब कैसे अप्लाई करेंगे देखो। मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ POSC फॉर ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में तो ऑक्सीजन में सिर्फ O2 ही था, तो O2 में भी कितने थे? 2 ही एटम थे, तो 2 into मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू, अब यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन? 2 ही हैं, तो 2 into मोल्स ऑफ CO2। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर एक ही है, तो प्लस कर दूंगा मैं इसको, प्लस 1 into मोल्स ऑफ H2O। बोलो सिंपल है? Yes, sir. Yes. कर लेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो पीओएससी अप्लाई करके हम क्वेश्चन करते हैं। अप्लाई करना तो सीख गए ना सब? बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो चलो क्वेश्चन करते हैं। वही वाला क्वेश्चन मैं वापस से लिख रहा हूँ। फॉर द कंप्लीट combustion of 3 gram ethane at 100 degrees Celsius, the volume
100 डिग्री सेल्सियस मत लिखो। The volume of CO2 gas obtained at HTP will be, ठीक है। इसको हम स्टोइकियोमेट्री से कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन हमें लिखना आती है, लेकिन अभी हमें पीओएससी से करना है, तो हमें पता नहीं है। हमें तो ये पता है कि जो इथेन है C2H6 वो क्या बनाने वाली है, CO2 गैस बनाने वाली है, ठीक है। हमें पूरी रिएक्शन नहीं पता है कि कैसे कंबशन रिएक्शन होती है, क्या क्या बनता है। हम तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। पीओएससी दोनों में क्या कॉमन है, कार्बन कॉमन है, तो पीओएससी फॉर कार्बन कर देंगे अप्लाई। कैसे करेंगे, 2 into moles of C2H6 equal to 1 into moles of CO2, कर सकते हैं ऐसा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. मोल्स ऑफ C2H6 कैसे निकालेंगे, इसके मैं मोल्स यहाँ पर निकाल देता हूँ। ये आ जाएंगे 3/30, तो ये 0.1 मोल। तो मैं यहाँ लिख दूं 2 into 0.1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, ये मोल्स ऑफ CO2 आ गए। मोल्स ऑफ CO2 0.2 मोल। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. ये दूसरा मेथड है, लेकिन ये काफी अच्छे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। इजी क्वेश्चन तो हम स्टोइकियोमेट्री से कर लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी आपको रिएक्शन लिखनी नहीं आएगी, तो फिर पीओएससी लगाना पड़ेगा, ठीक है। मोल्स ऑफ CO2 आ गए हैं, तो हम वॉल्यूम ऑफ CO2 भी निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ CO2 कितना है, 0.2 मोल। वॉल्यूम ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, 0.2 into 22.4। आंसर वही आया ना, देखो 4.48 लीटर। बोलो। Yes, sir. Yes. Yes. चलो और क्वेश्चन करते हैं, पीओएससी से ही करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 gas produced by the complete combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन। अब ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, C8। ऑक्ट का मतलब कार्बन कितने होंगे, 8। एन लग रहा है तो दुगने से 2 ज्यादा, तो C8H18। इससे क्या बनने वाली, CO2 गैस बनने वाली। समझ रहे हो कैसे करोगे। Yes, sir. किस पे अप्लाई करूं मैं पीओएससी, क्योंकि हमें दोनों में कॉमन क्या है, कार्बन है, तो पीओएससी Carbon. यहाँ पे भी किस पे अप्लाई कर दूंगा, कार्बन पे। पीओएससी फॉर कार्बन क्या करूंगा, 8 into मोल्स ऑफ C8H18 इक्वल टू 1 into मोल्स ऑफ CO2। सिंपल है ना, ऐसे कर सकते हैं। Yes. इसके मोल्स कैसे निकालूंगा मैं, 570 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास। इसका मोलर मास बताओ, इसका मोलर मास आएगा 114, ये 5 टाइम्स कटेगा, तो मैं इसको 8 into 5 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 बोल सकता हूँ। कितना है ये, 40 मोल्स। 40 मोल्स। मास कैसे निकाल लूंगा मैं, मास ऑफ CO2, 40 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 44 से, मोलर मास ऑफ CO2 से, तो ये आ जाएगा 1760 ग्राम, 1760 ग्राम। सिंपल है। Yes. चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं, ये नोट करो जल्दी से। Sir, can you show previous slide? ये लो। Done, sir.
क्वेश्चन है कैलकुलेट द, ये नोट कर लिया था ना सभी ने ये वाला क्वेश्चन? Yes. कर दो इरेज? Yes. Yes, sir. The volume of O2 required at STP for the complete combustion of 3 gram ethane. ठीक है, अब ये हमें पीओएसी से करना है, इसको हम सिंपली स्टोइकियोमेट्री से भी कर सकते हैं। देखो स्टोइकियोमेट्री से नहीं कर रहा हूँ मैं, पीओएसी से कर रहा हूँ। क्या है हमारा, इथेन है C2H6, O2 रिक्वायर्ड है तो ऑक्सीजन से हमें मिलाना पड़ेगा ही सही, और हमारा क्या बनेगा CO2 एंड H2। अब हमें स्टोइकियोमेट्री नहीं लगानी है इसमें, पीओएसी से करेंगे। अब ऑक्सीजन पूछा है तो पीओएसी किसके लिए लगाएंगे, हम ऑक्सीजन के लिए लगाएंगे, पीओएसी फॉर ऑक्सीजन, राइट, है ना? कैसे लगाएंगे, 2 into moles of oxygen, 2 into moles of O2 is equal to 2 into moles of CO2, ठीक है, प्लस 2 into moles of H2O, 1 into moles of H2, राइट। लेकिन हमें दिया हुआ क्या है यहाँ पर, ये दिया हुआ है कार्बन C2H6 दिया हुआ है, तो मैं मोल्स ऑफ CO2 की जगह में क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 into मोल्स ऑफ C2H6, इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 2 into मोल्स ऑफ C2H6। बोलो, जब मैं कार्बन पे अप्लाई कर रहा था, जब मैं कार्बन पे पीओएसी अप्लाई कर रहा था तो ऐसे ही लिख रहा था ना, 2 into moles of C2H6 equal to 1 into moles of CO2, ऐसे ही तो लिख रहा था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into moles of C2H6, ऐसा लिख सकता हूँ ना? बोलो, मोल्स ऑफ C2H6 कितना आएगा, 3/30, तो 0.1 मोल आ जाएगा, राइट। Yes, sir. तो इसको मैं थोड़ा सा टफ हो जाएगा हमारा इसमें करने में, फिर भी कोशिश करते हैं। मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 into 0.1 प्लस मोल्स ऑफ H2O, मैं लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 6 into 6 into moles of C2H6 equal to 2 into moles of 3 into moles of C2H6 लिख सकता हूँ इसको। अब ये समझना, इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 3 into moles of C2H6, बोलो कैसे लिखा मैंने, POSC 4 हाइड्रोजन लगा के, है ना, Yes, sir. मोल्स ऑफ C2H6। तो मैंने यहाँ से मोल्स ऑफ C2H6 H2O का निकाल लिया, कितना होगा 3 into moles of C2H6, ये क्या होगा इक्वल टू 3 into moles of C2H6, तो मुझे पता ही है, ये आ जाएगा 4 into 0.1 प्लस 3 into 0.1, मतलब ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.3 इक्वल टू 0.7। तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएंगे,
मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे हमारे 0.7/2 मतलब 0.35। क्लियर? बोलो। Sir, can you explain this again? Yes. एक Yes, बार sir, मैं can you बता देता explain हूँ, this again? मैं कर रहा हूँ अगेन। देखो, हमें O2 निकालना है तो POAC O2 के लिए निकालनी पड़ेगी। O2 के लिए POAC ऐसे लिखेंगे हम, 2 into मोल्स ऑफ O2। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 into मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू, यहाँ पे भी है O2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 हैं तो 2 into मोल्स ऑफ CO2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है तो 1 into मोल्स ऑफ H2। क्लियर? अब हमें मोल्स ऑफ CO2 तो पता ही नहीं है ना, मोल्स ऑफ H2O पता है, तो इसको लिंक करना पड़ेगा जो हमें पता है C2H6 से। करना होगा ना? हमें मोल्स ऑफ Yes, sir. C2H6 पता है 0.1 मोल निकल जाएगा 3/30। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2 कैसे आएगा? 2 into मोल्स ऑफ C2H6 के बराबर। क्या कैसे आया ये? जब मैंने अप्लाई किया कार्बन पे, POAC4 कार्बन, है ना? POAC4 कार्बन करेंगे तो 2 into मोल्स ऑफ C2H6 इक्वल टू आएगा ना 1 into मोल्स ऑफ CO2। ये कब आया? POAC4 कार्बन पे। इसी तरह से POAC4 हाइड्रोजन करेंगे तो क्या आएगा? 6 into मोल्स ऑफ C2H6 इक्वल टू 2 into मोल्स ऑफ H2O। तो मुझे किस किस की जरूरत है? मुझे उस इक्वेशन में मोल्स ऑफ CO2 की जरूरत है जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 into मोल्स ऑफ C2H6, और मुझे मोल्स ऑफ H2O की जरूरत है जिसको मैं लिख सकता हूँ 6/2। ये 2 इधर जाएगा ना तो 6/2 मतलब 3 into मोल्स ऑफ C2H6। दोनों को हटा के मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 2 into मोल्स ऑफ C2H6 और मोल्स ऑफ H2O को क्या लिख दूंगा 3 into मोल्स ऑफ C2H6। कर सकता हूँ? Yes, जब मैंने ये इक्वेशन को सोल्व किया तो मोल्स ऑफ O2 कितने आ जाएंगे? 0.7/2, तो ये आ जाएंगे 0.35। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा 0.35 into 22.4। क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप जल्दी से इसको बैलेंस कर लो। C2H6 डिवाइड बाई प्लस O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O। जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 7/2 O2 आ जाए। इसके मोल्स आ रहे थे हमारे 0.1 मोल, तो ये 0.1 मोल, ये 1 मोल से रिएक्ट करता था 7.2, तो 0.1 मोल से कितना रिएक्ट करेगा? 0.1 into 7/2 मतलब 0.7/2। मोल्स हम इजीली ऐसे भी निकाल सकते थे। मोल्स निकाल लिए, ये भी उतना ही आया 0.35, तो वॉल्यूम भी आ जाएगा कितना? वॉल्यूम आ जाएगा 0.35 into 22.4। इजी तो ये भी है, बट ये इजी कब है? उन रिएक्शंस के लिए इजी है जिनको आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। समझ रहे हो? ये मैंने इस वाले yes, क्वेश्चन में इसलिए बताया है क्योंकि आप इस तरह से कैलकुलेशन करना सीख जाओ। ऐसी काफी सारी आपको एक्सरसाइज में ऐसी रिएक्शन दिखेगी जो आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या रिएक्शन है। इसमें तो एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, बाकी के रिएक्टेंट कहाँ गए, बाकी के प्रोडक्ट कहाँ गए? तो उस टाइप पे ऐसी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होना जरूरी है। समझ आया? मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तो आपको स्टोइकियोमेट्री से ही करना चाहिए, बट वो वाले क्वेश्चन आपको ऐसे करने होंगे जिनकी रिएक्शन आपको समझ नहीं आ रही। समझ आया? yes, है ना? Yes. आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। नोट करो जल्दी से। थोड़ा सा रिवीजन करके आना, एक्सरसाइज में भी
स्टोइकियोमेट्री एंड पीओएसी के क्वेश्चन करने की कोशिश करना, एक्सरसाइज 1 सोल्व करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ये समझ आया कि नहीं आया? अब Yes, sir. मुझे sir. फ्रेंकली बताओ बिल्कुल, मोल्स ऑफ CO2 को मैंने 2 into मोल्स ऑफ C2H6 लिखा, ये समझ आया कि नहीं आया? समझ आया ना? ये कब लिखा? जब मैंने POAC4 कार्बन अप्लाई किया। मोल्स ऑफ H2O को मैंने 3 into मोल्स ऑफ C2H6 लिखा। ये कब लिखा मैंने? जब POAC4 हाइड्रोजन अप्लाई किया। समझे? Yes. नोट करो। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जिसका अगर नोट नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे प्रोसीड करें। ठीक है Okay. बेटा, रिवीजन जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, बाय। Yes, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. So bye. Thank you, sir.